गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। तो आज का डिस्कशन एड्स, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, उसके बारे में होगा। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 40 उससे हमने लिया है। और बेसिकली जो ये चैप्टर है, ये कॉमन ह्यूमन डिजीज, मानव में जो सामान्य रोग है, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो हमने कुछ लेक्चर डिस्कस किए थे और उनमें बेसिकली हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो असंक्रामक रोग है, उनके बारे में स्टडी की थी। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनफेक्शियस डिजीज हैं, संक्रामक रोग हैं। तो जो इनफेक्शियस डिजीज है ह्यूमन में, कई प्रकार की हैं वो। तो ये कंप्लीट सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, मानव में जो संक्रामक रोग हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी में आज हम फर्स्ट डिजीज जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस डिजीज का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है इसका। तो कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके, नंबर 1, एड्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरल डिजीज है। हिंदी में कहें तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका जो रोग जनक, वो वायरस है, विषाणु है। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जब भी एड्स ये नाम आता है, तो पहली जो डिस्कशन हुई वो ये हुई कि ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। नंबर 2, जो दूसरा डिस्कशन है, जो एड्स हैं, होता क्या है इसमें, दूसरा डिस्कशन हम ये करेंगे। तो जो एड्स हैं, उसमें संक्रमित व्यक्ति, यानी जिसमें संबंधित वायरस, जिसके कारण एड्स हो रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति में ये संबंधित वायरस
एंटर कर जाता है तो होता क्या है? तो एड्स का वायरस प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यून सिस्टम है, उसको धीरे धीरे कमजोर कर देगा। या ऐसा कहूं कि एड्स का वायरस, अभी डिस्कस करेंगे उस वायरस के बारे में, तो इस रोग में शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि मान लो किसी व्यक्ति को एड्स हुआ, तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे संक्रमित व्यक्ति को कोई भी रोग हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो मैं अगर निष्कर्ष रूप में कहूं तो हम ऐसा कहेंगे, एड्स एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर बाकी के जो रोग हैं वो डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो ये हमने बात की कि एक तो एड्स वायरल डिजीज है, और दूसरी बात की कि एड्स की स्थिति में शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां तक ठीक? ओके, अब कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जो एड्स है, हमने कहा था ये एक वायरल डिजीज है, तो जिस वायरस के कारण ये रोग हो रहा है या ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV कॉमनली इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो जो एड्स की हम बात आज कर रहे हैं, जो एक वायरल डिजीज है, तो जिस वायरस के कारण ये रोग, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका नाम है HIV वायरस। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पर HIV वायरस की एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। देखते हैं थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में। नंबर 1, मैं कुछ जानकारियां पहले आपको दूं। HIV एक रिट्रोवायरस है। तो वायरस की एक फैमिली है रिट्रोवायरिडी। तो उस फैमिली से HIV वायरस संबंधित है। तो एक बात आप याद करें, HIV जो है ये एक रिट्रो वायरस है। एक चीज जो हमें ध्यान होनी चाहिए, तो HIV एक रिट्रो वायरस है। अभी डिस्कस करेंगे रिट्रो वायरस का मतलब क्या है। तो पहली चीज समझ में आई, HIV इज ए रिट्रो वायरस। अब ये रिट्रो का क्या मतलब है समझते हैं। अगर हम HIV की स्ट्रक्चर को देखें, वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, यानी वायरस की स्ट्रक्चर में
एक तो होना चाहिए उसकी कोर और एक होना चाहिए उसका आवरण या कैप्सिड। तो कोर जो है वो बनी हुई होती है न्यूक्लिक एसिड से, तो न्यूक्लियो हो गया, और कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन से। इसलिए हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो HIV रिट्रोवायरस है, और जब ये वायरस है तो इसकी संरचना में एक कोर वाला भाग है, एक कैप्सिड वाला भाग है। पहले मैं बात करूंगा कोर की। HIV की कोर में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड RNA है। अच्छा, एक चीज और, ये RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही रज्जुक वाला RNA यहां पर है। तो कोर में हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल होना चाहिए, है यहां पर, लेकिन HIV की संरचना में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो RNA है। तो उसकी दो कॉपी है यहां पर, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहां तक ठीक। दूसरा हम एक चीज और देखें, यहां पर इस कोर के अंदर एक विशेष एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम को RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह दो या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। मतलब क्या है, ये एंजाइम RNA से cDNA कंप्लीमेंट्री DNA का निर्माण करवाता है, यानी RNA से DNA बनेगा। और अगर आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है 11th में, तो वहां हमने पढ़ा है कि जब RNA से DNA बने, देखो DNA से RNA तो बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहते हैं, लेकिन यहां उल्टा है, RNA से DNA बन रहा है तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिगामी अनुलेखन। और उसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है। तो ये जो वायरस है इसके कोर में RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर क्या करता है ये वायरस, जब मानव की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जो कि इसका परपोषी है, एंटर करेगा, तो इस RNA की सहायता से ये DNA बनाएगा। इज दैट क्लियर? कौन सी क्रिया होगी? प्रतिगामी अनुलेखन। इसलिए ऐसे वायरस जिसमें ऐसी व्यवस्था है रिट्रो वायरस कहलाते हैं। तो HIV भी रिट्रो वायरस है। तो पहले तो हमने बात की इसके कोर वाले भाग की। कोर न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ है, पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं। तो कोर में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो RNA है, दो कॉपी है उसकी, दोनों RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक एंजाइम है। कौन सी प्रोसेस होगी वो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कैप्सिड की। ये कैप्सिड है, ये वाला और ये वाला। तो कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ, उसकी कई इकाइयां होती हैं जिनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो यहां कौन सी इकाइयां हैं? पहला जो प्रोटीन है कैप्सिड में उसका नाम है P21।
ये मैंने यहां पर बनाया कोर के चारों ओर। दूसरा जो प्रोटीन है कैप्सिड का वो है P17, तो 2 हो गए। अब लास्ट क्या देखते हैं HIV की स्ट्रक्चर में, ये एक एनवेलप आवरण और उपस्थित है यहां पर। इस आवरण में एक तो फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, दिख रही है लिपिड की बाइलेयर ये, और यहां पर 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो इन तीनों ने, लिपिड के दोहरे आवरण ने और इन 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन ने मिलकर ये एक एनवेलप आवरण का निर्माण किया है। तो ये हमने एक संरचना डिस्कस की है HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, जो कैसा वायरस है, एक रिट्रो वायरस है। तो अभी तक इस HIV के 2 प्रभेद खोजे गए हैं। एक को नाम दिया है HIV-1, तो 2 प्रभेद हो गए, HIV-1, HIV-2। तो मानव में जिसके कारण ये एड्स रोग हो रहा है वो प्रभेद HIV-1 या 1 वो प्रभेद है। यहां तक ठीक। तो जिस वायरस के कारण एड्स हो रहा है उसकी हमने एक सामान्य स्ट्रक्चर यहां पर डिस्कस की है। यहां तक ठीक। अब नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्या रही है इसकी। तो बात करते हैं 1986 की। 1986 में इंडिया में चेन्नई में पहला रोगी इस एड्स का जानकारी में आया, बात याद रहेगी। तो क्या हिस्ट्री है वो आपको समझ में आई। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं HIV की लाइफ साइकिल के बारे में। किस प्रकार ये HIV अपना मल्टीप्लिकेशन, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यह समझना, ये एक HIV वायरस मैंने ड्रॉ किया है और ये HIV वायरस एनिमल सेल में एंटर करता है। ये जो मैंने व्हाइट बाउंड्री में पूरी बनाई है ये एक जंतु कोशिका। अच्छा, यहां एक बात और याद करें कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में एक लिम्फोसाइट है, 2 प्रकार की लिम्फोसाइट है, T और B। तो मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, T लिम्फोसाइट की। तो T लिम्फोसाइट का एक प्रकार है T हेल्पर सेल, हिंदी में कहें तो T सहायक कोशिका, T हेल्पर सेल। अच्छा, ऐसा हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में, बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप पढ़ोगे T हेल्पर सेल जो है वो इम्यून सिस्टम की कमांडर सेल्स हैं। यानी पूरा इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है इन T हेल्पर सेल की एक्टिविटी पर। और जो HIV है ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर करता है तो ये सीधा जाकर अटैक करता है T हेल्पर सेल में और वहां मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। तो इनकी HIV की जो परपोषी कोशिकाएं हैं जहां वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन सेल्स का नाम है इम्यून सिस्टम की T हेल्पर सेल्स। और जब ऐसे बार बार HIV मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, T हेल्पर सेल को तोड़कर बाहर आता जाएगा तो बॉडी में T हेल्पर सेल्स के नंबर में कमी आ जाएगी।
धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। तो जब टी हेल्पर सेल ही नहीं रहेगी तो शरीर में किसी भी प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। तो यहां पर एक HIV वायरस है, इन्फेक्शन के द्वारा वो इस एनिमल सेल में एंटर करता है। अब कैसे एंटर कर सकता है, तो मैं 4 बातें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV का प्रवेश हो सकता है, एक तरीका हुआ। नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आघान के द्वारा, कि एक व्यक्ति ने रुधिर दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया और मान लो जिसने डोनेट किया है वो अगर HIV संक्रमित है तो भी HIV का जो स्थानांतरण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। 2, तीसरा, निडल के उपयोग के द्वारा, इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं, अगर निजर्मीकृत सुई नहीं है, मान लो किसी एक व्यक्ति के सुई उपयोग में ली गई, वो HIV से संक्रमित था, उसी सुई का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति ने किया, तब भी संक्रमण हो सकता है। और ऐसा जनरली जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो इस तरह से वो एक कॉमन निडल का, सुई का उपयोग करते हैं, तो वैसे भी संक्रमण हो सकता है। अगर मदर को HIV है, पॉजिटिव है वो HIV की, एड्स हैं उससे, तो उसके गर्भ में, गर्भाशय में जो शिशु परिवर्धित हो रहा है उसमें भी एड्स होने की, HIV के होने की संभावना हो जाती है। तो ये मैंने 4 स्थितियां डिस्कस की जिनके द्वारा HIV का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तो संक्रमण के बाद क्या हुआ, ये HIV जंतु कोशिका में एंटर करेगा और इसने अपना RNA और साथ में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जंतु कोशिका में एंटर करवाया। यहां आने के बाद ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेगा। प्रतिगामी अनुलेखन मैंने बताया, RNA इस एंजाइम की मदद से DNA बना देगा। इस DNA को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री DNA बना, ये इसका RNA था। प्रक्रिया हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RC, प्रतिगामी अनुलेखन। अब ये DNA क्या करेगा, जंतु कोशिका यानी जो परपोषी कोशिका है इसके लिए, उसके न्यूक्लियस में एंटर करेगा ये DNA, और इस न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद इस जीनोम पर अब पूरा नियंत्रण वायरस के DNA का हो जाएगा। अब वायरस का DNA अपने खूब सारे ये RNA बनाएगा, संबंधित प्रोटीन बनाएगा, तो ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, खूब सारी कॉपी बन गई। जब सफिशिएंट अमाउंट में कॉपीज बन जाएगी तो ये फिर इस जंतु कोशिका को तोड़कर, जो टी हेल्पर सेल है उसको तोड़कर बाहर आएगी। बाहर आकर और जो दूसरी टी हेल्पर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगी। तो इस तरह से इस वायरस का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जो है वो पूरा होता है। तो संक्रमण के क्या तरीके हैं वो डिस्कस किया। ओके, अब अगली बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो HIV है अभी तक इसकी कोई सक्सेसफुल वैक्सीन, टीका विकसित नहीं किया जा चुका है। तो ऐसी संभावना है कि बायोसिन करके एक वैक्सीन विकसित हुई है, लेकिन ये कितनी सफल है, इसके सफल होने की क्या दर है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी इतना ही है।
बचाव ही उपचार, ये एक थीम लेकर चला जाए कि संक्रमण से बचा जाए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी व्यक्ति में HIV का संक्रमण हुआ तो इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, मोटे रूप से 3 सिम्टम हैं। वेट में लॉस होना, शरीर के भार में लगातार कमी आना अचानक से, दूसरा बुखार यानी फीवर लंबे समय तक बने रहना। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं इस स्थिति में। तो ये लक्षण काफी देर से प्रकट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लक्षण प्रकट नहीं होता तो वो संक्रमित व्यक्ति अन्य कई लोगों को इस रोग से, इस वायरस से संक्रमित कर देता है। तो बचाव ही उपचार है। तो क्या बचाव रखे जाने चाहिए, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? तो कुछ सावधानियां हम डिस्कस करें। एक तो निजर्मीकृत सुई, उसका उपयोग हो, हर बार नई सुई का उपयोग किया जाए या वो निजर्मीकृत हो। दूसरा जो है असुरक्षित यौन संबंधों से बचा जाए, ये 2 है। अच्छा, इसके अलावा छूने से, हाथ मिलाने से, साथ खाने से, साथ बैठने से ये रोग नहीं होता है। तो जिन लोगों में ऐसे रोग हैं उनके साथ बैठने से ये रोग नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा। तो भावनात्मक सपोर्ट ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में रह सके। अब निदान कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में HIV का संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है? तो 2 प्रकार के परीक्षण निदान के लिए किए जाते हैं। पहले का नाम है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिजा तकनीक से। दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट तकनीक। वेस्टर्न ब्लॉट कम समय में रिजल्ट देता है, अधिक सस्ती तकनीक है ये, और इसकी दक्षता एलिजा की तुलना में ज्यादा है। तो ये 2 निदान की तकनीक हैं, एलिजा परीक्षण और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ओके, अब कुछ औषधियां हैं जैसे AZT, एजिडोथायमिडीन, डाई-डीऑक्सीसाइटिडीन, DDC, AZT, DDC। ये जो औषधियां हैं वो क्या करती हैं? वायरस में एक प्रक्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिगामी अनुलेखन, और ये मेडिसिन प्रतिगामी अनुलेखन की क्रिया को रोकती है, उसका विरोध करती है, उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। तो इन औषधियों के उपयोग से वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो किसी में अगर HIV का संक्रमण हो चुका है, एड्स हो गया है, तो ये औषधियां वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोककर कुछ फायदा पहुंचाती है। अब बात करेंगे जागरूकता की कि लोगों में कैसे अवेयरनेस की जाए। तो 1988 में पहली बार 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस ये मनाया गया। और उस 1988 के बाद प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके। 1992 में इंडिया में नेको की स्थापना हुई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेको का काम है समाज में एड्स के प्रति, HIV के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थिति के प्रति अवगत करवाना है। तो ये काम नेको का है। तो ये हमने आज डिस्कस किया एड्स के बारे में, संक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, HIV की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया।
HIV की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।